हेलो एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो PT4 के सिलेबस से एक हमारा चैप्टर है ह्यूमन रिसोर्स, जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ह्यूमन रिसोर्स, ये देख लीजिए, ये ह्यूमन रिसोर्स। और ये रिवीजन के लिए लेके आया हूँ मैं आपके लिए। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है। देख लीजिए। तो बेटा, ह्यूमन रिसोर्स समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि रिसोर्स क्या होता है। तो रिसोर्स का मतलब ये होता है कि जब आप किसी थिंग को या चीज़ को उसकी उसको यूटिलाइज कर पाएँ, यानी कि वो हमारे यूज़फुल हमारे यूज़फुल हो जाए, यानी कि उसको यूटिलाइज चीज़ें कर पाएँ। यानी कि जब आप किसी के काम आ जाएंगे या कोई चीज़ आपके काम आ जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपके लिए रिसोर्स बन जाएगा। अगर आप किसी के काम आ जाएंगे तो आप किसी और के लिए रिसोर्स बन जाएंगे। तो हम लोग यहाँ बात करने वाले, जैसे कि आपने देखा होगा जितने हमारे मिनरल्स होते हैं, रिसोर्सेज हमारे पास हैं, अभी आपने देखा होगा वो सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ठीक। अब हम लोग बात कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स के बारे में, यानी कि ह्यूमन किस तरीके से रिसोर्स होता है। जरा समझ लीजिए। यानी कि ह्यूमन रिसोर्स का मतलब मैंने बताया आपको, जब हम किसी और के काम आ जाते हैं, यानी कि ह्यूमन जब किसी के काम आ जाता है तो उसको ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। अब काम आने का मतलब यहाँ पे किस बात से है, जैसे कि समझिए, इसको मैं यहाँ दिखाता हूँ। हाँ। तो काम आने से क्या है, जैसे कि आप आज आज पढ़ रहे हैं तो कल पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाएंगे, तो आप क्या करेंगे, समाज से काम आ सकेंगे। आप इंजीनियर बन जाएंगे तो आप कंट्री के काम आएंगे। आप क्या बोलते, टीचर बन जाएंगे तो स्टूडेंट्स को एजुकेशन देंगे, उनके काम आएंगे। तो इस तरीके से और प्रोफेशन है, यानी कि अगर आप पढ़े होंगे, लिखे होंगे, एजुकेटेड रहेंगे, हेल्थी रहेंगे, तो फिर क्या होगा, आप अपनी कंट्री के काम आ सकते हैं। ज़रा सोच के देख लीजिए कि अगर आप मान लो 21-22 ईयर्स के हो गए हैं, आपको पढ़ना नहीं आता है, लिखना नहीं आता है, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो किस तरीके से आप अपनी कंट्री के काम आ सकते हैं, या फिर किसी के भी लिए रिसोर्स बन सकते हैं। किसी के लिए भी रिसोर्स आप नहीं बन पाएंगे। ठीक है। तो ये होता है ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इट इज़ a people with their demand and ability that turns them into resource। यानी कि डिमांड, जैसे कि अभी समझ लीजिए डॉक्टर हो गए। ठीक। डॉक्टर के कितना बड़े रिसोर्स हैं, यानी ह्यूमन। ज़रा सोच के देखिए कि अगर सडनली डॉक्टर आपके जो आपका एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर, वहाँ से डॉक्टर गायब हो जाए, मतलब सडनली डॉक्टर रहे ही ना, तो आपको मालूम पड़ेगा कि अरे ये ह्यूमन रिसोर्स थे हमारे पास, हमारे लिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारे आसपास जानने के लिए। ठीक है। जैसे कि टीचर्स देख लीजिए, टीचर्स अगर आपके आसपास नहीं रहेंगे तो फिर किस तरीके से आप चीज़ों को समझ पाएंगे, किस तरीके से एजुकेशन ले पाएंगे। तब आपको मालूम पड़ेगा कि अरे ये भी ह्यूमन रिसोर्स थे। तो यानी कि जिस मतलब कि जिससे भी हम काम लेते हैं या जो हमारे काम आता है, वो क्या होता है, वो हमारे लिए ह्यूमन रिसोर्स होता है। ज़रा समझ के देखिए। तो ऐसे ह्यूमन रिसोर्स एक देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में, PKVY नाम से जानते हैं, 2015 में शुरू हुई थी। इसका क्या देखिए, इसका मोटिव क्या था। मोटिव ये था इसमें कि जो हमारी पॉपुलेशन है, जो हमारी यूथ पॉपुलेशन है, वो यूथ पॉपुलेशन कहीं मजदूरी करती है, कहीं पे कुछ करती है, कहीं पे कुछ कर रही है, नहीं प्रॉपर तरीके से एजुकेटेड नहीं है हमारी पॉपुलेशन। तो उसको एजुकेट करने के लिए 2015 में क्या किया था, किया गया था, एक प्रधानमंत्री कौशल योजना लाई गई थी। इसमें क्या था, यानी कि जितना भी हमारा यूथ रहेगा उसको कुछ ना कुछ स्किल सिखाई जाएगी। स्किल का मतलब कुछ भी कह सकते हैं, जैसे कि आप मालूम पड़ा कोई इलेक्ट्रिसिटी में कोई स्किल आती है, आपको इलेक्ट्रिक में काम में कुछ आता है, आपको वो सीख सकते हैं। कोई स्टिचिंग आती है, वो भी एक स्किल तरीके होती है। कुछ और मालूम पड़ा प्लम्बरिंग एक स्किल होती है, जो कि हम लोग वैसे इस तरीके से प्लम्बर्स हमारे मार्केट में घूमते हैं, अलग होता है, लेकिन एक स्किल लेबर भी आता है प्लम्बरिंग के लिए। मतलब जो छोटा छोटा काम आप कह सकते हैं, उन सब के लिए स्किल्स आती है। तो यही इस पर जो ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, तो इसी पे फोकस किया गया था ये। ठीक है। और फिर हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन की बात हम लोग करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन का मतलब यानी किस तरीके से, मतलब पॉपुलेशन का पैटर्न क्या है। आपने देखा होगा कि कहीं पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, कहीं पे कम है। तो ये देखिए बहुत अच्छा फिगर यहाँ बना हुआ है, इन्होंने अच्छा दिखाने की कोशिश की है। मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ पे ऐसे करके लिखा हुआ है, देखिए ये बने हुए हैं और ह्यूमंस बने हैं, ह्यूमंस में कलर देखा हुआ है। और ये देखिए, ये यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये देखिए येलो कलर से लगा, ये कुछ येलो कलर से हैं, कुछ देखिए रेड कलर से हैं, कुछ स्काई ब्लू कलर से हैं, कुछ वायलेट कलर से हैं। ठीक है। तो देखिए, तो सबसे ज़्यादा आप इसमें देख पा रहे होंगे, सबसे ज़्यादा आपको कौन दिखाई पड़ रहा है, सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है येलो कलर के मैन, जो ह्यूमंस बने हुए हैं यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन कहाँ रहती है, वो एशिया में रहती है सबसे ज़्यादा। देखिए येलो दिखाया हुआ है, सिम्बलाइज किया हुआ, देखिए येलो लिव इन इंडिया, ओ सॉरी, लिव इन एशिया, लिव इन यूरोप, लिव इन अफ्रीका, और लिव इन सेंट्रल साउथ अमेरिका, लिव इन नॉर्थन अमेरिका, लिव इन ओशिनिया। यानी कि ये जो ओशिनिया है वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को, और जो पैसिफिक आइसलैंड के आसपास का एरिया है उसको मिला के ओशिनिया बोलते हैं।
ठीक है। तो देखिए अगर आप कहीं पे देख पाएंगे तो जब सबसे कम पॉपुलेशन कहीं दिखाई पड़ती है आपको, तो वो ये है ग्रीन वाली, यानी कि कहाँ पे, जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जो आसपास का जो आइसलैंड है, वहाँ पे पैसिफिक आइसलैंड है, उसके आसपास का जो एरिया है उसमें बहुत कम पॉपुलेशन रहती है वो। ठीक है, ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है। और एक और चीज़ में इंटरेस्टिंग फैक्ट है, देखिए मैं यहाँ पर देखिए लिखा हुआ भी है, बता देता हूँ आपको। जो हमारी पॉपुलेशन है, देखिए मोर देन 90%, यानी कि लिखा हुआ है, एक मिनट, मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव इन अबाउट 30% ऑफ द लैंड। ऐसे कि आप जानते ही हैं हमारे अर्थ में सबसे ज़्यादा क्या है, पानी है, और लैंड हमारे पास बहुत कम है। तो उसी में यानी कि जो जितनी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसकी 90% पॉपुलेशन सिर्फ 30% लैंड में रहती है। ठीक है, 30% लैंड में रहती है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पॉपुलेशन रहती है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, सबसे नंबर 1 पे आएगा एशिया, उसके बाद अगर आप पहुँचेंगे तो साउथ अफ्रीका में रहती है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर चार्ट दे रखा है। तो देखिए जैसे कि चाइना और इंडिया दोनों बहुत पॉपुलेटेड कंट्री हैं, और कहाँ पे आते हैं, दोनों एशिया में आते हैं। इसी वजह से एशिया का जो मतलब कि ये कह सकते हैं जो पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा है दुनिया में, क्योंकि 2 ऐसे देश जिनकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो एशिया से ही आते हैं। ठीक है। तो ये देखिए अप्रॉक्सीमेटली, ये डेटा बेटा देखिए पुराना होगा, क्योंकि अभी तो ऐसा मतलब कि जो सर्वेज हुए हैं, जो भी लोकल रिपोर्ट्स आई हैं, उनकी वजह से मालूम पड़ा है कि जो इंडिया की पॉपुलेशन चाइना की पॉपुलेशन को क्रॉस कर गई है। लेकिन ये ऑफिशियल नहीं है, इसलिए हम लोग ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन जो लोकल सर्वेज होते हैं उनमें ये दिखाया गया है कि जो इंडिया की पॉपुलेशन जो है, अब पहले देखिए कितना दिखा रहा है, 120 करोड़ दिखा रहा था, और इसकी 135-36 के आसपास दिखा रहा था। लेकिन अब शायद अभी चेंज हो गया है जो लोकल सर्वेज में, क्योंकि बेटा ये पुरानी बात है, ये लगभग 2011 के सेंसस के हिसाब से बताया गया है, हमने अपनी पॉपुलेशन बताई है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं हम लोग अपने। देखिए एक बात और समझ लीजिए, ये समझिए फर्स्ट देखिए, सेकंड देखिए, मतलब फर्स्ट पे देखिए कौन है, फर्स्ट पे चाइना दिखाई पड़, फर्स्ट पे आपको ये रुक जाइए दिखाई पड़ रहा होगा, हाँ ये चाइना दिखाई पड़ रहा होगा आपको फर्स्ट पे, फिर इंडिया दिखाई पड़ रहा होगा, और फिर यूएसए देखिए। मतलब कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में और फर्स्ट सेकंड में कितने का फर्क है, लगभग 20 करोड़ के आसपास का फर्क दिखाई पड़ रहा है। और सेकंड और थर्ड में फर्क देखिए जरा आप, डिफरेंस जो है बहुत ज़्यादा है। देखिए ये कितना दिखाई पड़ रहा है, लगभग ये यहाँ पे लिखा है 250 मिलियन के आसपास, और वहाँ देखिए लिखा है 1200 मिलियन, यानी यहाँ लगभग 120 करोड़ के आसपास दिखाई पड़ रहा है सेकंड वाला पोर्शन जो है, और थर्ड वाले लोग जो हैं वो लगभग 20-25 करोड़ के आसपास निपटते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो समझ लीजिए थर्ड और सेकंड में कितना डिफरेंस है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। बेटा देखिए अब अगला टॉपिक जो हमारा है उसको बोलते हैं डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन पहले समझ लीजिए डेंसिटी क्या होती है, जरा मैं यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ बनाता हूँ थोड़ा सा मैं, समझिए। हाँ, ये समझ लीजिए कि ये कोई एरिया है, एक मिनट पेन ले लूँ, हाँ ये कोई एरिया है। ठीक है, यानी कि यहाँ से इधर से भी 1 किलोमीटर का है, और इधर इस साइड से भी 1 किलोमीटर का है। ठीक है, तो क्या होगा, यानी कि ये पूरा जो एरिया बन गया कितना बन गया, वो लगभग 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया बन गया। ठीक है, यानी कि इस एरिया में जितनी पॉपुलेशन रह रही होगी उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसी को बोलते हैं हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी। यानी कि अगर हम अब पूरी बात है एक बात में कहें तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 किलोमीटर एरिया के, जो 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है उसमें जितनी पॉपुलेशन रहती होगी वही पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाती है। जरा समझ लीजिए। उसके बाद हम लोग आते हैं इंडिया की डेंसिटी कितनी है। इंडिया की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो देख लीजिए बहुत ध्यान से, 382। एक मिनट, यहाँ पे ये देखिए लिखा है डू, और बेटा ये ध्यान रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, ये जो है पोर्शन कैसा है, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन रहता है। अभी देखिए बताता हूँ मैं, हाँ पेन ले लिया मैंने, ये देखिए ये वाला समझिए, ये इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए लिखा होता है एवरेज डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया इज 384 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि ये ओवरऑल इंडिया की है। अगर सबसे ज़्यादा की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी पॉपुलेशन वाला स्टेट जो है वो बिहार आता है, और यूटी की बात करेंगे तो यूटी में दिल्ली आता है। ठीक है, और लेस पॉपुलेशन की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश आता है स्टेट में, जब बात करेंगे लेस डेंस में बात करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये समझिए फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। अब एक बात आइए, पॉपुलेशन कहाँ पर रहेगी, यानी कि पॉपुलेशन वहाँ पर रहेगी अब जहाँ पे वेजिटेशन हो जाएगा, जहाँ पे आप कल्टीवेशन कर सकते हैं, एग्रीकल्चर जहाँ पे हो जाएगा। क्योंकि सिंपल सी बात है, आपको एक दिन में 3 मील खाने हैं, 3 मील खाने के लिए, और जो हमारा एशिया है वो वैसा भी नहीं कि बहुत बड़ा ऐसा मतलब कि कॉन्टिनेंट है जो कि बहुत ज़्यादा नॉनवेज पर डिपेंड करता हो।
जैसे कि यूरोप डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा नॉनवेज के ऊपर। तो उस तरीके से क्या है, यानी कि जहाँ वेजिटेशन होगा वहीं पे पॉपुलेशन प्रॉपर तरीके से रह पाएगी। इवन आपको अगर नॉनवेज पे भी डिपेंड रहना है तो फिर जो आपके एनिमल्स होंगे तो वो जो जहाँ से घास खाएंगे या ग्रेजिंग करेंगे तो फिर वो कहाँ से करेंगे। तो ज़्यादातर पॉपुलेशन कैसी रहती है, तो जो टोपोग्राफी होती है, टोपोग्राफी का मतलब क्या है, ये जो फिजिकल फीचर्स हैं, यानी क्या आप पहाड़ पर रह सकते हैं, नहीं रह सकते, क्या आप ढलान पर रह सकते हैं, नहीं रह पाएंगे। आपको क्या जगह चाहिए होगी, यानी कि प्लेन जगह चाहिए होगी। आप जरा सोच के देखिए, इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं आसपास, हिमालय हमारे आसपास है, तो हिमालय में देख लीजिए कि किस तरीके से, मतलब कितने ही लोग रह पाते हैं। ठीक है, तो टोपोग्राफी जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा फैक्टर। देखिए ज्योग्राफिकल फैक्टर मैंने पहले बताने की कोशिश करूँ। देखो टोपोग्राफी, पीपल ऑलवेज प्रेफर टू लिव ऑन प्लेन रेदर दैन माउंटेन्स। जैसे मैंने बताया आपको, प्लेन में रहना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पे चीज़ें इजीली मतलब हो पाती है, वेजिटेशन हो पाएगा, खाने पीने की चीज़ें आराम से मिल पाएंगी, रास्ते अच्छे बन पाएंगे, पहाड़ों पर रास्ते नहीं बन पाते हैं। उसके बाद देखिए क्लाइमेट कैसा है। अब देखिए क्लाइमेट का बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। क्लाइमेट मालूम पड़ा कि आपको पूरे एक साल के लिए हम आपको सिर्फ धूप में खड़ा कर दें, आप भी परेशान हो जाएंगे। सिर्फ बरसात में खड़ा कर दें, आप भी परेशान हो जाएंगे। और अगर सिर्फ गर्मी में खड़ा करते हैं या फिर सिर्फ ठंड में खड़ा करते हैं तब भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, जो क्लाइमेट है वो किस तरह का होना चाहिए, यानी कि मॉडरेट होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट आपको जानते ही हैं, सहारा डेजर्ट कैसा है, बहुत गर्म है, यानी कि दिन में बहुत गर्म रहता है, रात में बहुत ठंडा रहता है। तो वहाँ पर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल वाली बात है। तो इन जगहों पे चीज़ें नहीं हो पाती। सॉइल देख लीजिए, सॉइल जैसे मैंने बताया, सॉइल के बारे में भी बताया। फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी मालूम पड़ा इस जगह पर रह रहे हैं आप जहाँ की ज़मीन ही बंजर है, तो सिंपल सी बात यह है कि आप वहाँ कल्टिवेट नहीं कर पाएंगे, एग्रीकल्चर नहीं कर पाएंगे, और फिर आप वहाँ पे रह नहीं पाएंगे। ठीक है, उसके बाद समझने की कोशिश करिए, वाटर की बात करिए। पानी नहीं होगा, पानी के बिना तो वैसे भी नहीं रह सकते। अगर खाना नहीं मिलेगा, नहीं रह पाए, तो पानी नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली नहीं रह पाएंगे। मिनरल्स की बात करेंगे। मिनरल्स यानी कि जैसे बताया हमने आपको, मिनरल्स क्या, यानी कि जो डेली बेसिस पे मिनरल्स चाहिए होते हैं वो भी अगर नहीं मिलेंगे, रिसोर्सफुल एरिया पे नहीं रहेंगे, तब भी क्या होगी, बहुत दिक्कत होगी आपको। अगला समझिए, सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर। बेटा समझ लीजिए, देखिए सोशल का मतलब क्या हुआ, एरियाज ऑफ बेटर हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज आर मोर डेंसली पॉपुलेटेड एज पुणे। सोशल का मतलब ये होता है, जैसे आप एग्जांपल समझ लीजिए कि लोग गांव छोड़ के शहर में रहने आते हैं अच्छे रिसोर्सेज के लिए, क्योंकि आपने सुना होगा वहाँ अच्छे गांव में अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छे डॉक्टर नहीं है, या कोई भी सुविधा नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, इधर की तरफ भाग के, मतलब शहर की तरफ भाग के आते हैं। तो यानी कि लोगों की सीधी अप्रोच रहती है जहाँ पे सोशली डेवलप एरिया हो, जहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल हो, यानी कि हॉस्पिटल भी हो, और क्या बोलते हैं, रोड भी हो, स्कूल्स भी हों अच्छे, और बाकी जो चीज़ें रहती हैं वो सब अवेलेबल हों, ईजी टू एक्सेस चीज़ें हों, तो वहाँ पर रहना पसंद करते हैं। ठीक है, अगला समझिए, कल्चरल। कल्चरल का मतलब समझ लीजिए, यानी कि देखिए प्लेसेस विद रिलीजन और कल्चरल सिग्निफिकेंस, यानी कि ऐसे जगह पे जहाँ पे मतलब कि कोई ना कोई कल्चरल या फिर रिलीजियस सेंटिमेंट जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि वाराणसी हमारा जो सिटी हो गया, जेरूसलम हो गया, वेटिकन सिटी हो गया, ये सब कैसे हैं, ये ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, जो जुड़े हुए, मतलब रिलीजन से जुड़े हुए प्लेसेस हैं। इकोनॉमिक, देखिए इकोनॉमिक का मतलब इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पे होगा वहाँ पे आपको जॉब मिल जाएगी, यानी कि वहाँ पर रहने जाएंगे, आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा क्योंकि आपको खाना खाना है, और रेंट देना है, और इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है, ये सब देना है। तो इकोनॉमिक यानी खर्च भी चाहिए होगा, आपको पैसा भी चाहिए होगा, कुछ ना कुछ मंथली इनकम चाहिए होगी। वो क्या होगी, आप जिस एरिया जहाँ जाके, जैसे कि शहर में जाएंगे, वहाँ पे डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, वहाँ पे आपको काम मिल जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इस तरीके से बता दिया मैंने आपको। देखिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी यहाँ पे लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट पोर्शन है, देख लीजिएगा ये। इट इज़ द नंबर ऑफ ईयर्स दैट एन एवरेज पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव, यानी कि एक्सपेक्टेंसी का मतलब यानी कितने साल तक एक एवरेज निकालने की, मतलब कि इस कंट्री का जो ह्यूमन है ऑन एन एवरेज किस एज तक मतलब कि जिंदा रह रहा है। जैसे कि किसी की एक्सपेक्टेंसी 60 होती है, 64 होती है, 65 होती है, 70 होती है, 80 होती है। तो अभी जो थोड़ी इंडिया की जो है वो 65 प्लस हो गई, यानी कि लगातार जो एक्सपेक्टेंसी इंडिया की है वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है। ठीक है, पॉपुलेशन चेंज देख लीजिए बेटा किस तरीके से होता है। देखिए पॉपुलेशन जो चेंज है वो 2-3 फैक्टर हैं जिन पर डिपेंड करता है। 2 और 3 फैक्टर हैं। एक देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अंडरलाइन करता हूँ मैं, ये देखिए 3 फैक्टर होते हैं जिन पर डिपेंड करता है। देखिए एक तो बर्थ रेट, एक मिनट, बर्थ रेट, दूसरा डेथ रेट, और तीसरा है माइग्रेशन। ठीक है, बर्थ रेट का मतलब क्या होता है, हम लोग बर्थ रेट कैसे काउंट करते हैं, देखिए आगे लिखा हुआ है, ये देखिए पॉपुलेशन यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, ये कैसे, देखिए ये एक ग्राफ दिखाने की कोशिश करी गई है, ये किस तरीके से वर्ल्ड की पॉपुलेशन, ये देखिए बीसी बिफोर क्राइस्ट से पहले शुरू किया, ये देखिए 0 पे आ गया, फिर यहाँ पे देखिए 80 से शुरू हो गया, ये सब 80 में दिखाया जा रहा है, 80 में दिखाया जा रहा है। इस तरीके से पॉपुलेशन इंक्रीज करी है। तो आप जो देख पा रहे होंगे, ये 19th सेंचुरी बताया, 20th सेंचुरी के बारे में बताया है, तो पॉपुलेशन किस तरीके से यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, ये किस तरीके से इंक्रीज करी है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं बर्थ रेट क्या होता है। समझिए, ये देखिए ये 3 फिगर बने हुए, इन 3 फिगरों में समझ में आ जाएगा आपको डेथ रेट और बर्थ रेट। पहले समझ लीजिए डेथ रेट क्या होता है और बर्थ रेट क्या होता है। बेटा पहले समझेंगे बर्थ रेट क्या होता है। यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम में, एक स्पेसिफिक टाइम यानी कि 1 साल का मान लीजिए, 1 साल में 1000 जो न्यूबॉर्न बेबीज हुए हैं उसमें से कितने बच्चों की क्या होता है, डेथ हो जाती है। ये देखिए लिखा हो बर्थ रेट मोर देन डेथ रेट। अच्छा ये नहीं है, एक मिनट रुक जाइए। हाँ बेटा समझ लीजिए 1 साल में मतलब कि एक स्पेसिफिक टाइम यानी कि 1 साल में कितने जो न्यू इन्फेंट्स हैं या न्यू बॉर्न बेबीज हैं कितने ज़्यादा बॉर्न हो रहे हैं, वो हमारा बर्थ रेट हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, डेथ रेट। डेथ रेट का मतलब होता है यानी कि 1 साल में कितने जो ह्यूमंस हैं हमारे मतलब कि जो जिनकी डेथ हो गई है, वो डेथ रेट है 1 साल की बात। बस ये रेट कैसे हो जाएगा, जब हम इसको इस पूरे पोर्शन को क्या करते हैं, हम लोग पूरा एक साथ लेते हैं। यानी कि एक मतलब कि एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर लेते हैं। यानी कि 1 साल में अगर आप बर्थ चेक कर लेंगे कितने बच्चे बॉर्न हुए हैं आपके यहाँ, तो बर्थ रेट हो जाएगा वो आपका। 1 साल में अगर आप चेक कर लेंगे कि डेथ कितने लोगों की डेथ हुई है, तो वो आपका डेथ रेट हो जाएगा। और ये आपने सुना होगा बर्थ सर्टिफिकेट बनाया जाता है और क्या बोलते हैं डेथ सर्टिफिकेट बनाया जाता है, वो इसीलिए बनाया जाता है कि ताकि हमें हमारे पास काउंटिंग रहे, जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें कितना चेंज हो रहा है हम उसको देखते रहें। इसीलिए बहुत मैंडेटरी होता है, सबको बनवाना चाहिए ये। ठीक है। एक और तीसरा पॉइंट था जो यहाँ पे रह गया, हाँ माइग्रेशन। देखिए समझ लीजिए माइग्रेशन क्या है, थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए 1 मिनट पेन ले लें। हाँ माइग्रेशन की बात जब हम करेंगे तो माइग्रेशन का मतलब क्या होता है कि बेटा 1 साल को जो हम चेक करते हैं, 1 साल में चेक करते हैं ये कि कितने लोग हमारी कंट्री छोड़ के कहीं और चले गए हैं, किसी और कंट्री में चले गए हैं, परमानेंट तरीके से चले गए हैं, और कितने लोग किसी और कंट्री को छोड़ के हमारे यहाँ हैं। इस पूरी ओवरऑल प्रोसेस यानी कि किसी एक स्पेसिफिक ईयर में, 1 साल में यहाँ से मतलब हमारी कंट्री से किसी कहीं और किसी और कंट्री में जाना और किसी और कंट्री से हमारे आना, उसको बोलते हैं माइग्रेशन। यानी कुल मिला के 3 फैक्टर होते हैं जो कि हमारी पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है उसको इफेक्ट करते हैं। ठीक है, बर्थ रेट और डेथ रेट और माइग्रेशन। ठीक है, जरा समझिए किस तरीके से इनका फर्क पड़ता है किस पे, पॉपुलेशन। समझिए अगर बर्थ रेट ज़्यादा होगा और डेथ रेट कम होगा तो सिंपल सी बात है आपकी पॉपुलेशन क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। पॉपुलेशन आपकी इंक्रीज करेगी। उसके बाद समझ लीजिए अगर ये दोनों बराबर रह जाएंगे, ये भी बराबर ये भी बराबर रह जाएगा, तो क्या पॉपुलेशन आपकी स्टेडी रहेगी, मतलब वहीं जहाँ पे है वहीं पर रहेगी। उसके बाद समझने की कोशिश करिए जो बर्थ रेट है, और अगर बर्थ रेट आपका कम हो जाएगा और जो डेथ रेट है वो आपका बढ़ जाएगा, तो आपकी जो पॉपुलेशन होगी वो नीचे की तरफ जाएगी यानी कम होने की तरफ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से बनता है बैलेंस ऑफ पॉपुलेशन। समझिए बेटा माइग्रेशन, बेटा जब समझ लीजिए माइग्रेशन में क्या रहता है। माइग्रेशन 2 तरीके का होता है। एक माइग्रेशन होता है जब आप एक ही कंट्री में किसी स्टेट से दूसरे स्टेट में चले जाते हैं, ठीक। एक दूसरा माइग्रेशन होता है जब आप अपनी कंट्री छोड़ के किसी और कंट्री में चले जाते हैं। तो यानी कंट्री छोड़ के जब मान लो पड़ा ए कंट्री में रहते हैं और बी कंट्री में चले गए तो पॉपुलेशन पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक स्टेट मतलब एस में, एक स्टेट जो है आपका एस है और इसमें टी है स्टेट, अगर यहाँ चले गए तो उस कंट्री की पॉपुलेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ स्टेट की पॉपुलेशन में फर्क पड़ता है लेकिन उस कंट्री की पॉपुलेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है बेटा, और समझने की कोशिश करिए। एमिग्रेशन समझ लीजिए जरा, एमिग्रेशन क्या होता है यहाँ पे। एमिग्रेशन है, एक देखिए ये लिखा हुआ है, ये एमिग्रेशन है, एक मिनट, ये एमिग्रेशन है और ये इमिग्रेशन है। ठीक है, तो एमिग्रेशन क्या होता है, जब एक पर्सन कंट्री को छोड़ देता है, यानी कि कोई अगर यहाँ से चला गया है तो वो एमिग्रेट कर गया। ठीक है, और कोई अगर हमारी कंट्री में कहीं और किसी और कंट्री से आया है तो उसको इमिग्रेशन कहते हैं, यानी कि वो इमिग्रेट करके हमारे यहाँ आया है। ठीक है, अब देखिए समझ लीजिए पैटर्न ऑफ द पॉपुलेशन। पैटर्न ऑफ द पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, पैटर्न ऑफ द पॉपुलेशन का मतलब यानी कि इसमें हम लोग सब कुछ यानी कि जो डेथ रेट होता है, बर्थ रेट होता है, माइग्रेशन होता है, और हमारी पॉपुलेशन मतलब कि हेल्थ मतलब हमारी भी जो हमारी पॉपुलेशन है उसकी हेल्थ कैसी है, कितनी एजुकेटेड है, और सब कुछ इसमें हम लोग देखते हैं पैटर्न ऑफ द पॉपुलेशन। फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये देखिए ये मैप देख पा रहे हैं आप, मैप देख पा रहे हैं, और जो देखिए इस तरीके से मैप आपको दिख रहा होगा, पूरा एरिया देखिए इस तरीके से। ये देखिए डार्क ब्लू कलर दिख रहा होगा आपको, कहीं पे बहुत हल्का सा रंग लगा हुआ है, और कहीं पे ये कलर देखिए दिखाई पड़ रहा है। अब जरा समझिए, यानी कि जो डार्क ब्लू कलर से आप देख रहे हैं वो कैसे हैं, वेरी हाई, यानी कि जहाँ पे नेचुरल जो क्या बोलते हैं एनुअल रेट है जो पॉपुलेशन इंक्रीज का बहुत ज़्यादा है, वेरी हाई, 3% से ज़्यादा तरीके से बढ़ रही है। उसके बाद हाई, इसमें जो इसमें इस कलर में आता है, इस कलर में देख पा रहे होंगे आप, ये देखिए, एक मिनट,
हाँ, इस कलर देख पा रहे होंगे कौन कौन है ऐसे, देखिए ये देखिए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब कैसे हैं, बहुत मतलब कि हाई है इनके यहाँ, मतलब वेरी हाई नहीं लेकिन हाई है। उसका समझ लीजिए मॉडरेट, यानी कि जो हमारा इंडिया है उसमें आता है मॉडरेट तरीके से, मतलब कि प्रॉपर तरीके से बढ़ रहा है पॉपुलेशन। अब समझ लीजिए पॉपुलेशन कंपोजिशन। पॉपुलेशन कंपोजिशन समझने के बस इतना सा है बेटा, ये देखिए, ये यहाँ सब समझ जाएंगे। आई टेल स्टोरीज टू माई ग्रैंड चिल्ड्रन, यानी कि सिंपल सी बात है, यानी कि ये किसी की ग्रैंड मदर होंगी। आई बिल्ड ब्रिजेस, ये इंजीनियर होगा। आई सिंग वेडिंग सॉन्ग, यानी कि सिंगर होगा ये। आई टेक केयर ऑफ माई होम, यानी कि हाउस वाइफ होंगी। आई एम अ फार्मर, और आई एम रिसर्चिंग एंड मेडिसिन, यानी डॉक्टर होंगी ये। तो इस तरीके से यानी कि जो जो हमारी हेडिंग है पॉपुलेशन कंपोजिशन, तो पॉपुलेशन जो है कुछ डॉक्टर्स, कुछ इंजीनियर्स, और कुछ क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, कुछ टीचर्स, कुछ क्या बोलते हैं जो डेली बेसिस पे काम करने वाले लोग हैं, कुछ सिंगर्स हैं, कुछ आर्टिस्ट हैं, इन सबको मिला के क्या बनती है हमारी पॉपुलेशन कंपोजिशन होता है। ठीक है, समझिए। एक जरा ये देख लीजिए, इसको बोलते हैं पॉपुलेशन पिरामिड। पॉपुलेशन पिरामिड का मतलब समझ लीजिए, थोड़ा सा एक बार समझा दूंगा, समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, देखिए पॉपुलेशन पिरामिड क्या है ये, देखिए सामने लिखा हुआ है पॉपुलेशन पिरामिड। ठीक है, समझने की कोशिश करिए। देखिए बेटा, ये जो बने हुए हैं ये एज ग्रुप हैं, क्या है ये एज ग्रुप है। एज ग्रुप देख पा रहे हैं, यानी कि 0 से 4, 5 से 9, 10 से 14, 15 से 19, 30 से 24, ये एज ग्रुप बने हुए हैं। तो एज ग्रुप के सामने देखिए ये बार बने हुए हैं, सामने बिल्कुल सामने सामने बार बने हुए हैं, इस तरीके से देख पा रहे होंगे आप। तो ये एज ग्रुप बने हैं, इधर इस साइड का मेल को दिखा रहे हैं और इस साइड का फीमेल को दिखा रहे हैं, यानी कि हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस एज ग्रुप में मतलब किसी स्पेसिफिक कंट्री में कितने मेल और कितने फीमेल रहते हैं। ठीक है, जो मतलब मेल और फीमेल का रेशियो जो रहता है, जरा समझिए। 0 से 4 में रेशियो लगभग बराबर दिखाई पड़ता है। ठीक है, और ये देखिए इसमें देखिए 10 से 14 में लगभग बराबर दिखाई पड़ता है। इसमें देखिए 6, यहाँ पे आके 6 पे रुकेगा कहीं पे, और कहीं इसमें देखिए कहाँ पे, यहाँ 4 पे रुकेगा जाके। तो इस तरीके से क्या है, यानी कि ये जो सामने दे रखा है इसे मल्टीप्लाई अगर हम पूछेंगे 50 से 54 के बार का, ये देखिए ये सामने बार दे रखा है। तो अगर देख लीजिए 2, 3 इस तरीके दिखाया हुआ है। ठीक, यानी कुल मिला के ये मेल फीमेल का रेशियो है और अलग अलग एज ग्रुप पे। ये एक जनरल बात हो गई। और इसमें समझिए, नेक्स्ट पेज पे आइए। हाँ, ये देखिए ये किसकी बात करी गई, ये देखिए ये स्पेसिफिक कंट्री को दे रखा है, यानी पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ द कीनिया दे रखा है। ठीक है, ये कीनिया के बारे में दे रखा है। अगला आइए जरा, यहाँ पे ये दे रखा है, ये देखिए इंडिया के बारे में दे रखा है, ये एज ग्रुप। ये देखिए एज ग्रुप बने, एज ग्रुप वही सेम रहेगा, इससे पिछले पहले हम पढ़ के आए थे हम लोग, वैसे ये देखिए मेल फीमेल का दे रखा है जो रेशियो रहेगा उनका। ठीक है, ये समझ लीजिए। पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ जापान, देखिए जापान सबसे यूनिक दिखाई पड़ रहा है आपको जापान का, यानी कि कह तो रहे हैं पिरामिड लेकिन बिल्कुल पिरामिड दिखाई नहीं पड़ता, यानी कि इनका रेशियो कैसा, थोड़ा सा इक्वालिटी में ज़्यादा रहता है, इक्वल ज़्यादा रहता है। ठीक है बेटा, तो ये जो चैप्टर है आपका कंप्लीट हो गया है। और इसको बस मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है कि इसको एक बार प्रॉपर तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि मैंने समराइज़ किया है जो चैप्टर को, और वो आपको समझ में आ जाएगा। और हमारे PT4 के सिलेबस में है, इसलिए एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर में से ही आता है। ठीक है, चलिए बेटा, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय।